हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सीवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग जो है हमारी सीटेट पेपर 2 सीडीपी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको सीडीपी पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ डेट वाइज। ठीक है, तो इसकी 4 क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी सीडीपी पेपर 2 की 5 यानी कि 5th क्लास है। ठीक है, तो जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, और जो भी आगे आने वाली क्लासेस होंगी उसके लिए मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जनवरी 2024। ठीक है, सीडीपी पेपर 2। ठीक है, तो ये वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पर। इस प्लेलिस्ट में आपको जितनी भी वीडियो हो चुकी हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज हम देखने वाले हैं 29 जनवरी 2023 में जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर 2 में सीडीपी में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। आई होप कि आपको क्लास पसंद आएगी। रिक्वेस्ट करूँगी क्लास प्लीज़ अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, है ना। तो बात करते हैं, जो भी लोग न्यू है चैनल पर, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी ऑथेंटिक अपडेट के लिए। और क्लास तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सीखना, यानी कि लेव वाइगोत्स्की जो है वो क्या कहते हैं कि जो लर्निंग है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि है। देखिए, मैंने आपसे कहा था जब भी आपको वाइगोत्स्की का नाम सुनाई दे, वैसे आपको ये थ्योरीज पढ़नी होंगी। ठीक है, बिना इन थ्योरीज के पढ़े हुए जो है आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन थ्योरीज को कंप्लीट कीजिए। वाइगोत्स्की की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी एंड पियाजे की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी मैं आपको ट्रिक बताऊँ तो देखिए, यहाँ पर वाइगोत्स्की की मैंने बात करी थी, SCL 3 चीज़ें होती हैं। एस का मतलब सोसाइटी यानी समाज की बात करते हैं, ये सी का मतलब है कल्चर यानी संस्कृति की बात करते हैं, एल का मतलब होता है लैंग्वेज यानी भाषा की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमारा जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है। एक तो हमारे समाज के थ्रू विकास होता है, दूसरा हमारे संस्कृति के थ्रू, तीसरा हमारा भाषा के थ्रू होता है। ठीक है, तो इनके तरीके से जो सीखना है, लर्निंग है, वो क्या है, एक सामाजिक यानी कि सोशल एक्टिविटी है। क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी करवा चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, बहुत अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सेम क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना होगा। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र का मतलब है यहाँ पर जेडपीडी आपने टर्म पढ़ा होगा अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैंने वहाँ पर एग्जांपल दिया था आपको साइकिल वाला, जिसने भी देखी होगी वीडियो उनको पता होगा। ठीक है, कि एक मान लीजिए आप साइकिल चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग करते हैं किसी चीज़ को सीखने की, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि कैसे सीखना है, क्या करना है। तो मान लीजिए आपके फादर जो है आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको साइकिल सिखाने में, पीछे से वो स्टार्टिंग में आपको पीछे से वो पकड़ के चलवाएंगे। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद से चलाना सीख जाओगे, आपके फादर भी नहीं पकड़ेंगे तो भी आप सीख जाएंगे, है ना। तो आप कैसे सीखे, आपके फादर की हेल्प की वजह से, आपके फादर ने मदद की आपको पीछे से पकड़ने में, तो आपको डर नहीं लगा, आप धीमे धीमे जो है छोड़कर चलाना भी सीखे। लेकिन आपके फादर ने जो है आपको बाद में हेल्प भी नहीं की, फिर भी आप सीख गए ना। तो स्टार्टिंग में आपको किसकी नीड पड़ी, उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए, यानी कि साइकिल को सीखने के लिए आपने क्या किया, आपको पार्ट प्रदान किया गया। पार्ट का मतलब यहाँ पर हेल्प से होता है, मदद से होता है, इसको हम इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में। देखिए, प्रगतिशील कक्षा से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, 4 5 क्लास है हमारी, और मैं कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे करवा चुकी हूँ जिसमें आपके प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव क्लास की बात की गई। तो प्रोग्रेसिव क्लास होती क्या है ना, मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जहाँ पर बच्चे एक्टिव होते हैं, ठीक है, वो आपकी होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लास को हम, यानी कि जिसमें बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है, वो हमारी प्रोग्रेसिव क्लास होती है। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। यानी कि जन्मजात क्षमताओं से मतलब है हम कुछ ना कुछ जो है बाय बर्थ लेके आते हैं ना, जन्म से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, लेकिन उनको बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमताओं को, एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ क्रियाकलाप करते हैं, तो यानी कि बच्चे उसमें एक्टिव होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सेकंड देखते हो तो केवल वर्ड यूज हो गया। मैंने आपसे कहा था जब भी आपको केवल वर्ड कहीं पर दिख जाए तो आपका कभी भी आंसर सही नहीं हो सकता। शिक्षिका ही, यानी कि आपसे बोले केवल का दूसरा वर्ड ही हो गया यहाँ पर, है। ठीक है, यही एक ऐसा सूत्र है कि यही एक ऐसा स्रोत है किसी चीज़ को पढ़ाने का। आप तो बोल दिया जाए कि नॉलेज ग्रहण करने के लिए केवल किताब ही एक सोर्स है, तो अगर ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिखता है जिसमें हे या फिर केवल यही चीज़ ऐसी है, तो वो गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका शिक्षिका केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन किया। देखिए, टीचर सेंटर्ड नहीं हमें चलना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है सीडीपी में। ठीक है, क्वेश्चन है आपका हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी से। देखिए, ये थ्योरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हॉवर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी, ठीक है, और इनके आंसर जो है बुद्धि 8 प्रकार की होती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि
अधिक मात्रा में होने की संभावना है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि हम सभी के पास जो है थोड़ी थोड़ी जो है ये सभी 8 प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। किसी में कम थोड़ी बुद्धि, कोई बुद्धि थोड़ी कम पाई जाती है, कोई बुद्धि थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई होप कि सभी ने सही कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भाषाई बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो ऑब्वियसली आप एक लेखक हैं, इट मीन्स कि आपके पास जो है बहुत सारे वर्ड्स होंगे बोलने के लिए, बहुत सारा आपका वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग होगा, है ना। लिखने के लिए जो है आपके पास वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, भाषा से रिलेटेड चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास भाषाई बुद्धि होगी, तभी आप जो है एक कहानीकार हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। ठीक है, संगीत में यानी कि आप जो है स्वर, लय, ताल ये सब अच्छा कर लेते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो ये थ्योरी आप पढ़ लेना, आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देखो आप खुद देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, भाषा क्या करती है, संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है इसकी। ठीक है, सही लग रहा है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं डालती है। ठीक है, ये गलत हो गया। अधिगम विकास को प्रभावित नहीं, जबकि करती है, भाषा तो प्रभावित करती है ना। आप अब जो है किस तरीके से भाषा बोलते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, वो आपकी लर्निंग पे इफेक्ट डालेगी कि नहीं डालेगी, आपके डेवलपमेंट पे डालेगी कि नहीं डालेगी। ये कह रहे हैं नहीं डालेगी, तो ये तो गलत हो गया। सामाजिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करती है, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मेंटल डेवलपमेंट में हमारी जो है इसकी प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि आप जो है डाइवर्सिटी को अपने क्लास में लाना चाहते हैं, मान लीजिए, तो आपको जो है इसमें से किस चीज़ पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, समरूपता पर, समानता पर, समता पर, या फिर मानकीकरण पर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका समता, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें सिमिलर आपको सारे वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसका करेक्ट जो आंसर है वो समता ही रहेगा, इक्विटी रहेगा। देखिए, समरूपता का मतलब क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में ना रखना। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें हर एक बच्चे की जो है हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमें उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, समानता का मतलब है सभी को एक जैसा देना। ठीक है, चाहे उसको जो है मान लीजिए एक स्टूडेंट को जो है किसी और चीज़ की नीड है, दूसरे को किसी और चीज़ की नीड है, आप सभी को एक जैसा प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ये भी गलत हो गया। बाकी देखिए यहाँ पर मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें जो है, जो हाई लेवल के बच्चे होते हैं, यानी कि जो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनके लिए तो ठीक होता है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो थोड़े वीक होते हैं पढ़ाई में, उनके लिए स्टैंडर्ड चीज़ें अच्छी नहीं होती। वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि मानकीकृत स्टैंडर्ड वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो वो आपका नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है हर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, उसको प्रॉपर जो है संसाधन उसकी ज़रूरत के अनुसार प्राप्त हो पाएँ। ठीक है, इसका ध्यान रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के लिए आकलन को किस पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग को किस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वैचारिक समझ। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, परीक्षा के लिए सीखना, परीक्षा एग्जाम के लिए हमें कभी भी नहीं सीखना है, या फिर क्लास में जो है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ग्रेड फर्स्ट लाने के लिए, ये चीज़ें आपकी सारी नेगेटिव होती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस वर्ड आ गया, प्रैक्टिस तो हमें करवानी नहीं है, ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड माना जाता है। प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारे अंदर रटने की जो रटने की कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, स्मरण यानी कि इसमें भी आपका रटने से रिलेटेड हो गया, याद करने से रिलेटेड हो गया, तो ये सभी हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम आकलन किस लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इससे हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोण के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना किस को जो है बढ़ावा देता है, इनमें से वो आपको बताना है। यानी कि खुले प्रश्नों का प्रयोग, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक हमारे बंद प्रश्न, ठीक है, दूसरे हमारे होते हैं खुले प्रश्न। बंद प्रश्न का मतलब होता है जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका लिमिटेड आंसर होता। ठीक है, जैसे कि आपने बच्चों से पूछ लिया कि आप जो है आपके यहाँ पानी कहाँ से आता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जिसके यहाँ जहाँ से आता होगा वो बता देगा कि हमारे यहाँ से आता है, हमारे यहाँ समर लगी हुई है, कोई कह देगा हमारे नल से आता है। ठीक है, कोई कह देगा हमारे यहाँ ट्यूबवेल से आता है। ठीक है, लेकिन आप खुले प्रश्नों का उपयोग, खुले प्रश्न किस प्रकार का हो सकता है, जैसे आपने बच्चों से पूछ लिया कि आप जो है पानी को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे आंसर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो बंद प्रश्न का मतलब होता है जहाँ पर लिमिटेड एक ही आंसर हो, और खुले प्रश्न का मतलब होता है जहाँ आपके बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी पॉइंट्स जो है आपको देखने को मिले, वो हमारी होती है, और उसी को हम बोलते हैं अभिसारी सोच, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अभिसारी सोच का मतलब होता है केवल एक ही पॉइंट को शेयर करना। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। छात्रों के बीच हमें कॉम्पिटिशन नहीं करवाना है, ना ही छात्रों में तनाव और चिंता पैदा करनी है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हम बच्चों को कई दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए कहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होती है वो डेवलप होती है इससे, और हमारी अभिसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1
यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेश के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं, यानी कि इंक्लूजन का जो थ्योरी है वो क्या इसमें से प्रस्तावित करता है वो आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपसे कहा था समावेशन का मतलब होता है ये सभी बच्चों को साथ में लेकर के चलता है। इसका मानना है कि सारे बच्चे चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हों, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हों, पृष्ठभूमि का मतलब ये है चाहे उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसी भी हों, वो समावेशी शिक्षा वो सभी बच्चों को एक जैसा मानती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय नहीं है, विशेष बच्चों के लिए नहीं है, सभी बच्चों के लिए है। बच्चों के प्रति देखिए दया और सहानुभूति का रवैया हमें नहीं करना है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए समरूपी और मानक, देखिए मानक पाठ्यक्रम आ गया, ये भी गलत हो गया। और एक जैसा सभी के लिए एक जैसा नहीं करना है। देखिए हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है जो आप उनको सभी बच्चों को एक जैसा प्रोवाइड करोगे। ठीक है, जिससे कुछ बच्चे सीख जाएंगे जिनके अकॉर्डिंग होगा, जिनके अकॉर्डिंग नहीं होगा वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे ना। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि और क्षमताओं में भिन्नता होते हुए भी उनके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण करना, यानी कि ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करना जिससे हर बच्चे को जो है लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो यही हमारी समावेशी शिक्षा कहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रवण अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए निम्न में से कौन सी समायोजन तकनीक मददगार है, यानी कि आपको ये दे रखा है कि ऐसे स्टूडेंट जो सुन नहीं सकते हैं, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट के लिए इनमें से कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद अपने माइंड से भी कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी रटने या पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बड़ी मुद्रक वाली किताबें, मुद्रक का मतलब होता है छपी हुई बनी बड़ी बड़ी प्रिंट की जो बुक्स होती हैं, वो जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, जिनको कम दिखाई देता है तो वो बड़े अक्षरों को जो है अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो ये तो अंधे लोगों के लिए हो गया। ठीक है, बाकी मैं बात करती हूँ बैसाखी, तो बैसाखी जो है जो लोग जो है विकलांग वगैरह होते हैं उनके लिए होती है, ना कि सुनने वाले बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं कौन, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कुछ बच्चों को जो है उंगलियों के थ्रू जो है बात करते हैं, वो है ना, उंगलियों के थ्रू बताते हैं कि हम ये कहना चाह रहे हैं, जो लोग नहीं, क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको क्या समझ आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, आप खुद देख सकते हो कितने क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अभी या तो मुझे लगता है ये 1 फरवरी वाले पेपर में पूछा गया था, या फिर आप जो है इससे प्रीवियस जो मैंने करवाया था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप कि सभी इसका आंसर बताते हैं क्योंकि मैं इसको करवा चुकी हूँ। निम्न में से कौन सी अधिगम असक्ता वाले छात्र की विशिष्ट विशेषता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि जिनको सीखने में प्रॉब्लम होती है, उसमें से सीखने की प्रॉब्लम में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पढ़ने में शब्दों पंक्तियों को छोड़ना, ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड है। वर्तनी में गलती करना, ठीक है, ठीक से नहीं पढ़ना ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये तीनों ही आपकी लर्निंग से रिलेटेड, आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो आपको ठीक से चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। एक ही गतिक क्रिया को बार बार करना, तो ये आपका लर्निंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये आपका AST जिसको हम बोलते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 इसको मैं करवा चुकी हूँ इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और तर्क वाला। ठीक है, तो कथन क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की जरूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि जो प्रतिभाशाली जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं अक्सर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से जो है वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले पाते हैं क्लास में। क्या होता है, टीचर्स को लगता है कि ये तो इंटेलिजेंट है, ये तो कर ही लेंगे, है ना। तो प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं उनकी सीखने की जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, ये कथन कह रहे हैं। और तर्क क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट आवश्यकता होती है। ठीक है, और इन्हें अक्सर कक्षा में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर दोनों चीज़ें, तो ऑप्शन में इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। A और R दोनों सही हैं, R एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, अक्सर इनको इग्नोर किया जाता है क्लास में, और इनकी जो आवश्यकताएं होती हैं विशिष्ट होती हैं, यानी कि इन लोगों को किसकी जरूरत होती है, HODS इसको हम बोलते हैं हॉर्स, हायर ऑर्डर हॉर्स। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जरूरत होती है इनको जो है एक ऊंचे लेवल वाले क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं में अधिगम को किस प्रकार समझा जाना चाहिए। फर्स्ट क्या कह रहा है, अधिगम जानकार व्यक्तियों के सहयोग से बच्चों द्वारा निर्माण में। बिल्कुल सही आपका यही हो गया। मैंने आपसे कह दिया है जब भी आपको कोई पॉजिटिव चीज़ बच्चों के बारे में दिख जाए ना, वही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। बाकी आप अपनी तसल्ली के लिए आप एक बार सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। देखिए अधिक जानकार व्यक्ति, यानी कि आपका जानकार व्यक्ति कौन हो गया, टीचर हो गया, जो आपसे ज़्यादा जानते हैं ना, और उनके सहयोग के, टीचर के सहयोग के द्वारा बच्चे द्वारा जो निर्माण में होता है, यानी कि बच्चे उस चीज़ का खुद निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की लर्निंग जो है आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ऑप्शन नंबर 1 में एक्टिव है। निष्क्रिय और व्यक्तिवाद, देखिए निष्क्रिय वर्ड यहाँ पर नहीं यूज़ होता, क्योंकि निष्क्रिय वर्ड जो है इसमें बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं। उत्तेजना और प्रक्रिया के अनुकूलन, ये भी गलत हो गया। व्यवहार में एक मापने मेजरमेंट हमें नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी कि सोशल कल्चर जो होता है वो क्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण कारक है जो हमारी सीखने को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। सीखने की प्रक्रिया, नेक्स्ट है हमारा, उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता ये कह रहे हैं, जबकि आपको तो खुद पता है कि समाज जो है हमारी लर्निंग पर कितना इफेक्ट डालता है ना। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा, एक ही जाति के बच्चों को एक समूह में वर्गीकृत करने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल गलत। एक ही जाति के, यानी कि ये कास्ट वास्ट पर तो हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इसको जस्ट इग्नोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षकों को विद्यार्थियों को ब्लैंक किसके लिए
प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए, यानी कि आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से या बाह्य रूप से। तो देखिए 2 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। जो अच्छा मोटिवेशन माना जाता है वो आंतरिक रूप से माना जाता है, यानी कि आप खुद से अंदर से मोटिवेट होंगे, आपको किसी चीज़ की करने की इच्छा होगी, ठीक है। आपके अंदर खुद जिज्ञासा होगी, तभी आप जो उस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है, ना कि आप बाह्य रूप से मोटिवेट होंगे तब। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो आपका यहाँ कट गया। अब 1 और 2 में से कोई सही हो सकता है। आगे देखते हैं। और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपको कौन सा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए करना चाहिए? महारत उन्मुख या फिर प्रदर्शन उन्मुख? महारत का होता है किसी चीज़ में मास्टरी करना, जैसे उसको सीखना, समझना, फिर उसमें धीरे-धीरे उसको बहुत अच्छे से समझ पाना। प्रदर्शन का मतलब होता है कि अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए, मान लीजिए क्लास में फर्स्ट लाने के लिए आप उस चीज़ को कर रहे हैं, तो ये आपका गलत हो गया। परफ़ॉर्मिंग के लिए हमें कभी भी जो है मोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। हमें जो है चीज़ों को समझना, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझना, उसको सीखना और फिर जो है उसमें मास्टरी हासिल करना, ये सब हमें करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मोटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और तर्क वाला। कथन क्या कह रहा है? माध्यमिक विद्यालय कक्षाओं में केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए, विद्यार्थियों को नहीं। तो बिल्कुल गलत हो गया ये तो यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा है आपसे बच्चे एक्टिव होने चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं विद्यार्थियों को नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तर्क क्या कह रहा है? निष्क्रिय रूप से श्रवण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल गलत। आप किसी चीज़ को एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से सुनेंगे तब आप उसको समझ पाएंगे, या फिर जो है आप उसको निष्क्रिय यानी कि आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्या आपसे टीचर कह रहे हैं आप उसको सुन ही नहीं रहे हैं ध्यान से, तो क्या आप उसको सीख पाएंगे? तो ये भी आपका गलत है, यानी कि दोनों ही आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन और तर्क वाला है। छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को नियमित करने के लिए, यानी कि उसको रेगुलेट करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्तता दी जानी चाहिए, यानी कि उसको उचित स्वायत्तता यानी कि खुद से करने की जो है उसको फ्रीडम देनी चाहिए, ठीक है। तर्क क्या कह रहा है? अधिगम प्रभावी होता है जब विद्यार्थी स्वामित्व होता है, यानी कि जब विद्यार्थी जो है खुद से फ्रीली जो है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, खुद वो एक्टिव होते हैं, तब लर्निंग जो है ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो दोनों ही चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सही है, और जो तर्क है वो एक ही बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकती है, यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर 2 अगर मैं देखती हूँ तो केवल वर्ड आ गया, ये गलत हो गया। बार बार वेधन, ये कि प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करवाना है, इससे हमें बच्चे जो है रटने की प्रवृत्ति उनके अंदर बढ़ती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। यह सुनिश्चित करके कि शिक्षिका का बच्चों के सीखने पर, टीचर का जो है बच्चों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं होना चाहिए कि टीचर जो है अपने हिसाब से बच्चों को पनिशमेंट दे रही है, अपने हिसाब से लर्निंग करवा रही है, बच्चों के अकॉर्डिंग कुछ हुई नहीं। तो ये चाइल्ड सेंटर थोड़ी ना हुई, तो टीचर सेंटर्ड हो गया ना। और हमें जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस करना है, ना कि टीचर। तो ये तीनों ही गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को मोटिवेट करके, यानी कि स्टूडेंट के मन में बहुत सारे विचार होते हैं, उन सभी को क्या करके मोटिवेट करके जो है हम क्या कर सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये थे आज के 29 जनवरी में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और आज इवनिंग में जो है आपको मैथ्स पेपर 2 की नेक्स्ट क्लास देखने को मिलेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।